पहली बात तो आपको बताना है कि कल जो क्रेडिट स्विस का मामला हो चुका है वो डेफिनेटली एक नेगेटिव कंसर्न है मार्केट के लिए, क्योंकि जब भी इमरजेंसी फंडिंग कोई भी बैंक को मिलती है तभी डेफिनेटली सिचुएशन बहुत प्रिकेरस होती है। इसका मेन रीज़न वही है कि जिस प्रकार से इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट बॉन्ड यील्ड्स पे हो चुका है और काफ़ी बड़े बैंक्स यूएस में अभी भी बड़े एम-टू-एम लॉसेस पे बैठे हैं। तो जो आने वाला फेड का मीटिंग रहेगा अभिषेक, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे हिसाब से तो पहले तो जो 50 बेसिस पॉइंट हाइक की बातें चल रही थी, अभी तो बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंस की बातें चल रही है। और इसके अलावा अगर फेड गवर्नर पोवेल साहब अगर इंटरेस्ट का कट्स की बातें करते हैं और थोड़ा सा पॉज की बात करते हैं करीबन 6-8 महीने के लिए, तो ही मुझे लग रहा है कि एक बड़ी रैली आपको यूएस मार्केट्स में देखने को मिलेगी। और हम सारे इंडियन मार्केट्स में जो प्लेयर्स है वो बेसिकली यूएस मार्केट्स को ही गाइडिंग फोर्स लेके चल रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से हम यूएस मार्केट्स को प्रॉपरली ट्रैक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 22 तारीख की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। होपफुली अगर पॉजिटिव सरप्राइज आ गया, कमेंट्री डोविश रहेगी, तो आपको एक बहुत अच्छा यू टर्न और शॉर्ट कवरिंग रैली आपको मार्केट्स में देखने को मिलेगी, बोथ यूएस एज वेल एज इंडिया में। रही बात मार्केट में सिचुएशन क्या है, मुझे लग रहा है कि देखिए अभी बाजार 17,000 का लेवल तोड़ चुका है, अभी हम क्लोज टू 16,900 है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी वैल्यू इमर्ज हो रही है। तो बॉटम कहाँ पे होगा वो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी थोड़ा सा पैसा डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव बने हैं। मुझे लग रहा है कि अच्छी क्वालिटी कंपनीज आपको अच्छे प्राइसेस पे मिल रही है, तो थोड़ा सा निवेश जरूर बनता है। आपके पास अगर 100 रुपया है तो करीबन 20-25 रुपया तो आपको अभी लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट किस प्रकार से और स्लाइड होगा वो कहना मुश्किल है। लेकिन इस टाइम पे अगर आप इस डाउन साइड को अगर थोड़ा सा कैपिटलाइज करना चाहते हैं, तो पोर्टफोलियो बनाने का ये बेहतरीन मौका है। इंडिया बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है, ट्रेड डेफिसिट भी काफी अच्छा रहेगा अगर क्रूड के कीमतें जैसे आप बता रहे थे कि काफी नरम हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया की इकोनॉमी वेल पोजीशनड है। बैंकों के लिए भी कोई घबराहट की बात नहीं है, बट सेंटिमेंट नेगेटिव है। तो सेंटिमेंट नेगेटिव होने से फंडामेंटल्स बदलते नहीं है। तो डेफिनेटली इसको एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा निमलिंग तो आपको करना चाहिए, ताकि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर अभी अगर उतरता है तो मुझे लग रहा है कि जब बाउंस आएगा तभी अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड नॉट ओनली मीडियम टर्म में बट शॉर्ट टर्म में भी मिल सकते हैं। तो आई वुड बी लिटिल कॉन्ट्रा बायर, बट सिलेक्टिवली, और वो भी थोड़ा सा एलोकेशन अभी करूंगा और थोड़ा इंतजार करूंगा। अगर बाजार और गिरता है तो थोड़ी और एलोकेशन हम बढ़ाने की बात करेंगे। आई थिंक देखिए पूजा, इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे बीएससी लिया है। बीएससी एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है और मुझे लग रहा है कि देखिए बीएससी में काफ़ी ट्रिगर्स है। एक तो एनएससी का आईपीओ है जो पॉसिबली अगले 6 से 12 महीने में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। दूसरा, इनके पास काफ़ी ऐसे अच्छे एसेट्स हैं, जैसे कि इनका एक म्यूचुअल फंड, स्टार म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, सीडीएसएल की होल्डिंग है। मुझे लग रहा है कि अगर इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो इसमें कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट्स वोलेटाइल होते हैं तो ऑब्वियसली एक्सचेंजेस के स्टॉक्स भी थोड़े अंडर परफॉर्म करेंगे। बट अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो मेरे ख्याल से इन्होंने 20 शेयर खरीदे हैं 700 रुपए में। मैं कहूंगा कि और थोड़े शेयर्स खरीद लीजिए। करंट प्राइस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये बिजनेस आने वाले सालों में बहुत अच्छी तरह से एक्सपांड होगा और जैसे जैसे मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होगा आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिल सकता है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और एवरेज करके यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करिए, अपनी पोजीशन लॉस में मत काटिए। कंपनी अच्छी है लेकिन थोड़ा सा एवरेज करना जरूरी है, ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती है तो आने वाले जो समय में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए मुझे लग रहा है कि एसआईपी का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन बीएससी के शेयर पे नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट खराब होता है जब एसआईपी लोग बंद कर देते हैं। मेरे ख्याल से देखिए मार्केट सेंटिमेंट ओवरनाइट भी बदल सकता है अभिषेक, और ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में आपको ऐसे समय पे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करना है। काफ़ी ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स है जो ऊपरी लेवल पे स्टॉक्स खरीदते हैं और बाद में फ्रस्ट्रेट होकर लॉस में निकलते हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन चाहिए। बिजनेस अगर अच्छा है, अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको आने वाले समय में पैसा बनेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई चिंता की बात है। आई थिंक एसआईपी का जो रोड मैप है इंडिया में वो बहुत तगड़ा है, इसमें कोई बड़ी रुकावट तो आएगी नहीं। बट हाँ, देयर विल बी सम डे मंथ्स वेयर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी बिजनेसेस को आपको पकड़ना चाहिए। टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि देखिए 2023 एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग ईयर रहेगा, आसानी से पैसे नहीं बनेंगे। तो आपको थोड़ा सा टाइम और पेशेंस और कन्विक्शन डाल के लंबी अवधि के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए।
देखिए अभिषेक, पहली बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कंपनी बाय कर दी है। कंपनी बेसिकली फार्मा सेक्टर को ग्लास लाइंड रिएक्टर्स बनाती है, जो काफ़ी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होता है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी अच्छी है और कंपनी की नॉट ओनली इंडिया की बिजनेस में एंटिटी है, बट इनफैक्ट इन्होंने एक ओवरसीज सब्सिडरी भी खरीदी है जो ओवरसीज मार्केट्स को भी केटर करती है। तो मेरे ख्याल से जो बिजनेस मॉडल है इनका वो बहुत स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि तीसरे तिमाही के नंबर्स भी जो आगे थे वो काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी थी और मुझे लग रहा है कि देखिए अगर नज़रिया इनका कम से कम साल डेढ़ साल का है तो इस बिजनेस में जो इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो है कि बहुत लिमिटेड नंबर के सिलेक्टेड प्लेयर्स ही अवेलेबल है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव है और सभी लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि फार्मा सेक्टर में जिस प्रकार का इनके पास क्लाइंटल है, कैपेक्स प्रोग्राम्स कंपनीज ने अनाउंस किए, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो इनको डरना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो थोड़ा सा और भी एवरेज कर सकते हैं। नजरिया कम से कम साल डेढ़ साल का रखिए। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में थोड़ी लिक्विडिटी कम है, बट डेफिनेटली फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है और इससे डेफिनेटली आने वाले साल डेढ़ साल में अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। तो कंटिन्यू टू होल्ड यही रहेगी। कि आपने सही कहा कि बंधन बैंक का शेयर ने बहुत ही सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया है और निवेशक ने जो भाव पे शेयर लिया है, मेरे ख्याल से देखिए इस भाव को वापस आने के लिए काफी समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया इवन एक दो साल भी है तो भी आई थिंक इस प्राइस को आने के लिए थोड़ा एक चैलेंज रहेगा बंधन बैंक को, क्योंकि देखिए इनका बिजनेस मॉडल तो काफी अच्छा है। माइक्रो फाइनेंस में ये काफी बड़े प्लेयर है। अभी इन्होंने ग्रुप फाइनेंस लिया था तो वो भी मर्ज हो चुका है। बट कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी थोड़ा सा इनके एसेट क्वालिटी को लेके थोड़ा सा चिंता प्रकट कर रही है। दूसरे बैंक्स को हम कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पे परफॉर्मेंस बंधन बैंक से काफी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए फुल फ्लेश बैंक्स अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। अगर आप सरकारी बैंक्स की बात करें तो कैनरा बैंक काफी अच्छे वैल्यूएशन पे चल रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक अच्छा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इनको इनसे बंधन बैंक से निकल जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड इनको मिलेगी। इनको पेशेंस के लिए दाद देना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए मार्केट इमोशंस पे चलता नहीं है, मार्केट डेटा पे चलता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये स्विच करते हैं तो इनको अच्छी खासी कमाई मिलेगी। तो अगर ये चाहे तो इवन आईडीएफसी फर्स्ट भी देख सकते हैं जो करीबन 55 रुपया 56 रुपया का रेट चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स विजिबिलिटी इज मच बेटर देन बंधन बैंक। तो ये स्विच करेंगे तो मुझे लगता है कि जो भी लॉस इन्होंने किया है उसकी भरपाई अगले साल डेढ़ साल तक ये कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये स्विच होगा, बंधन बैंक से निकल जाइए और आइदर आईडीएफसी फर्स्ट या कैनरा बैंक या टिपिकली आईसीआईसीआई बैंक, ये विकल्प अवेलेबल है, यहाँ पे निवेश करें। बिल्कुल अभिषेक, देखिए मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस बैंक ने Q3 में दिया था, जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री कंपनी के मैनेजमेंट ने बताई थी, इससे तो यही लगता है कि चौथा क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग आएगा। मेरे ख्याल से देखिए बैंकिंग में सेंटिमेंट नेगेटिव है अभी भी। काफी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा यूएस में बैंक्रप्सी बैंक्स में होगी तो इसका असर इंडियन बैंक्स के भी होगा। बट मुझे लग रहा है कि देखिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम काफी वेल पोजिशनड है। इनफैक्ट बैलेंस शीट जो पिछले 10 साल में खराब हुई थी ये काफी अभी इम्प्रूव हो चुकी है। और प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा है कि इंडसइंड बैंक के पास अच्छा खासा कासा भी है, लोन बुक ग्रोथ भी अच्छा है, ये काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल का काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अशोक लेलैंड का फाइनेंसिंग भी ये करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए रिटेल और कॉर्पोरेट का लोन बुक भी काफी अच्छा मिक्स है। तो किसी को अगर लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं कि नंबर्स अच्छे आएंगे। सेंटीमेंट थोड़ा वीक है तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा रेंज में रहे, बट अगर आपको फंडामेंटल व्यू लेके थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो ये अच्छी प्राइस है जहां पे आप एंट्री कर सकते हो। नजरिया कम से कम 12-18 महीने का रखें। है कि इस निवेशक ने अभी रिसेंटली शेयर खरीदा है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस का मिला था, तो उसके कारण स्टॉक में बहुत छोटे समय में अच्छी तेजी आपको देखने को मिली। मैं समझता हूं कि देखिए कंपनी का फ्यूचर काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि जिस प्रकार के ऑर्डर्स अभी स्टेट अंडरटेकिंग्स अनाउंस कर रहे हैं इसमें काफ़ी बड़ा शेयर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक्नोलॉजी को मिल रहा है और रिलायंस के साथ भी इनका करार है हाइड्रोजन के बसेस के लिए। तो डेफिनेटली आगे का रोड मैप अच्छा लग रहा है, बट डेफिनेटली अभी जो शेयर गिरा है वो ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग के कारण गिरा है। मुझे लग रहा है कि देखिए अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये निवेशित रह सकते हैं।
अच्छा खासा पैसा और रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, बट ओनली थिंग इज टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये प्रॉफिट बुकिंग का जो इशू है वो चलता रहेगा। अगर आपका 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है तो ही आपको अच्छी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगी। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि 2200 का लेवल के बाद एक अच्छा बाउंस आपको रिलायंस में देखने को मिला है। मेरे ख्याल से देखिए शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है। टेलीकॉम बिजनेस में भी हमको लग रहा है कि पूरी तरह से अभी 5G रोल आउट नहीं हुआ है। एक बार पूरी तरह से पैन इंडिया 5G रोल आउट होता है तो डेफिनेटली आरपूस बढ़ने के लिए एक स्कोप काफी अच्छा रहेगा। और मेरे ख्याल से देखिए अभी इंडस्ट्री में प्राइसिंग पावर वापस आ गई है। मुश्किल से 2 प्लेयर्स बचे हैं, तीसरा प्लेयर तो काफी खराब कंडीशन में है। रही बात रिटेल के लिए, तो रिटेल पोस्ट कोविड के बाद काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। हालांकि इन्फ्लेशन का झटका तो इनको लगा है, बट मेरे ख्याल से फिर भी ये बड़े प्लेयर है। मेरे ख्याल से इनके पास सस्टेनेबिलिटी के लिए काफी कैश कुशन है। और ऑयल एंड गैस के बिजनेस में जैसे अभी क्रूड के प्राइसेस कम हो गए हैं, तो इनके भी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स इंप्रूव होने की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा लंबा सोचना चाहिए। अगर नजरिया शॉर्ट टर्म है तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा लैकलस्टर रहे, बट अगर आपका कम से कम 12-15 महीने का व्यू है तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से डेफिनेटली एक अच्छा री रेटिंग और अच्छा बाउंस आपको मिलेगा। बट यू नीड टू बी इन्वेस्टेड इन रिलायंस फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर टाइम फ्रेम, तभी आपको पैसा मिलेगा। ट्रिगर्स तो बहुत है। जियो का पब्लिक इशू अगले साल 1.5 साल में आने की अपेक्षा है। रिटेल बिजनेस को भी अनलॉक करने की बातें हुई है, तो ये कभी ना कभी होगा। और मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा पैसा बनेगा इसमें, प्रोवाइडेड वो थोड़ा लंबा सोचे, लंबा इसमें इन्वेस्ट करें। गिरता है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रहेगी, जहां पे आपने आज अच्छा बाउंस देखा है। दूसरा सेक्टर पेंट रहेगा, उसके बाद कार्बन ब्लैक रहेगा। कार्बन ब्लैक में भी क्रूड का काफी बड़ा योगदान होता है। उसके बाद लुब्रिकेंट कंपनियां हैं। लुब्रिकेंट कंपनीज में भी जो बेस ऑयल बनता है वो क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव होता है। तो कैस्ट्रॉल, गल्फ ऑयल, उसके बाद सविता ऑयल जैसी कंपनीज है, उनको भी काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्रूड का भाव अगर गिरता है तो इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाता है। दूसरे जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां हैं, वहां पे भी हमको लग रहा है कि अच्छी खासी रिडक्शन आने की उम्मीद है, जैसे कि मनाली पेट्रो केमिकल्स है जो बेसिकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनाते हैं। दूसरी मुझे लग रहा है कि जो एफएमसीजी कंपनीज है, वहां पे भी थोड़ा बहुत क्रूड का कंजम्पशन होता है, जैसे कि बजाज कंज्यूमर केयर है जो आलमंड ऑयल बनाता है, वहां पे भी वो बेनिफिट करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सस्टेनेबल होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। लुब्रिकेंट्स में गल्फ ऑयल एक अच्छा विकल्प है। दूसरा मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट्स पेंट सेक्टर में एक दिग्गज प्लेयर है। तो ये 2 शेयर्स में मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल पे कोई खरीदना चाहे तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आएगा, क्योंकि इनके लिए क्रूड का कंजम्पशन काफी बड़ा है। ये अभिषेक, जो इन्वेस्टर ने ये खरीदा है, अगेन वही मिस्टेक जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे इन्होंने खरीदा है, क्योंकि कंपनी तो इन्होंने बहुत अच्छी सेलेक्ट की है। मेरे ख्याल से अगर इनको पैसा बनाना है तो मेरे ख्याल से कम 12-15 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि देखिए डिफेंस स्पेस में अभी भी जो ट्रैक्शन है, अभी भी जो गवर्नमेंट का फोकस है वो बरकरार है। काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आत्मनिर्भर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने किए। तो डिफेंस सेक्टर में मजगांव डॉक में सबसे बड़ी बात है कि इनके पास 4-4.5 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है। ये कंट्री के सबसे लीडिंग शिप मैन्युफैक्चरर्स है, डिफेंस के शिप्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो मैं नहीं समझता हूँ कोई बड़ा अपसाइड आएगा। बट हाँ, अगर ये 12-15 मंथ्स टाइम फ्रेम होल्ड कर सकते हैं तो थोड़ा सा एवरेज भी कर लीजिए, क्योंकि इनका बाइंग प्राइस थोड़ा सा और कम हो जाएगा। और कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली इनको मिलेगा। बट थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखना जरूरी रहेगा।